Issue is closed. Sri Mahesh Poddar. थैंक यू चेयरमैन सर। देश में इंटरनेट की सुलभता के साथ साथ नेटफ्लिक्स जैसी अनेक OTT प्लेटफॉर्म्स सूचना और मनोरंजन के नए माध्यम के रूप में उभरे हैं। कोरोना महामारी की वजह से लगातार लॉकडाउन और थिएटर्स के बंद होने की वजह से भी OTT प्लेटफॉर्म्स की पहुंच काफ़ी बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ साथ एक खतरा भी बढ़ा है, एक विसंगति भी आई है, जिससे समाज और हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर दूरगामी, नकारात्मक और विकृत प्रभाव पड़ने की संभावना बलवती हो गई है। देश का एक बड़ा वर्ग, धार्मिक वर्ग, सांस्कृतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है, पर मेरी चिंता OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री द्वारा भारतीय सामाजिक मूल्यों पर हो रहे आघात को लेकर के भी है। OTT प्लेटफॉर्म की भाषा और कंटेंट में सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। जी बैठ के नहीं तो बाहर जाके प्लीज कैरी ऑन पोद्दार जी। OTT प्लेटफॉर्म की भाषा और कंटेंट में सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन अथवा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साफ झलकता है। एक तरफ तो हम स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताते हैं, दूसरी तरफ हम सार्वजनिक माध्यमों पर माँ बहन की गालियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्त्री पुरुषों के जनांगों की चर्चा सार्वजनिक रूप पे विभत्स रूप में कराई जा रही है। महोदय, भाषा कोई भी हो, हिंदी या अंग्रेजी या कोई और अन्य भाषा, यह भी गौर करने योग्य है कि OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील फूहड़ भाषाओं के इस्तेमाल के क्रम में नारी गरिमा को ही बार बार तार किया जाता है, मानो कि पुरुष भोग्य हो और नारी भोग्या। महोदय, भारत सरकार इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के रेगुलेशन की जिम्मेवारी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को दे चुकी है, लेकिन इसमें देरी करने की संभावना नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं सरकार को यथाशीघ्र और प्रभावी तरीके से OTT प्लेटफॉर्म सहित इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना और मनोरंजन के सभी माध्यमों की सावधानी करें। Thank you. I have permitted 15 people today, hoping that everyone, I am just coming to you, hoping that everyone will confine to 2 minutes, so that others also will get an opportunity. हाँ, मंत्री जी। महेश पोद्दार जी ने जो उठाया विषय वो बहुत महत्वपूर्ण है। OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में रोज हमें बहुत सुझाव और शिकायतें दोनों मिलती है, तो गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस बारे में तैयार लगभग हो गए हैं और जल्दी ही उसको लागू करेंगे। थैंक यू। ठीक है। श्री नीरज दांगी, 2 मिनट, लोकसभा। Thank you, sir. Sir, this matter I am raising today is regarding the employees' pension scheme, and my demand, with your permission, is for enhancement of the minimum pension and free medical facilities to be given to the EPS 95 pensioners. As on date, the pensioners which are coming under this scheme, 65 lakhs pensioners are living in the meagre pension of rupees 300 to 3,000 only, and this is not enough for their food and medicines at this age. No one can live without medicines in this old age. They are suffering from diabetes, BP, heart diseases, asthma, TB, and now corona also. At present, they have no age to fight or no money in their hands. Government of India in the past 11 years, from 2009 to 2020, 3 commissions have been appointed who submitted their reports. Expert committee which submitted their report in 5th August 2010. And Shri Bhagat Singh Koshyari. वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, just say 3 committees you said. हाँ, please. These 3 commissions, they submitted their reports time to time, and sir, in this pandemic period of EPS 95 pensioners, no salary and a meagre pension only, living is very much of pathetic condition at present. This is the burning matter in the EPFO, and they are expecting a great solution from the government. Right. I request you to enhance the minimum pension of rupees at least 9,000 per month to be paid with DA and the medical facilities, etc. to the EPS 95 pensioners. धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Sri Shanmugam, Associate Shanmugam. Associate, please. Thiru Shanmugam. Yes, sir. Associate, same. Thank you. Professor Ram Gopal Yadav. भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद सेक्रेटरी और कमिश्नर स्तर पर पहुंचने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पेनलमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए।
ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि गवर्नमेंट सीधे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्तियां कर रही है। इससे तीन समस्याएं पैदा हो गई। एक तो पूरे आईएएस और आईआरएस की फैटर्निटी है, उसमें नाराज़गी है हमसे। दूसरे, जो लाखों की तादाद में तैयारी करते हैं बच्चे आईएएस, उनकी एक सपना होता है कि वो आईएएस बने और देश की प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, उनके मन में भी आक्रोश है कि हम तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तहान देते हैं, आईएएस कॉम्पीट कर जाते हैं, तब बनते हैं, और ये सीधे बन रहे हैं। और तीसरी, इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति ये है कि इन अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। पहले 9 अपॉइंटमेंट हुए थे, नो एससी, नो एसटी, नो ओबीसी। तो ये हमारे जो मान्य परंपराएं और संस्थाओं की जो इज्जत है, उसके साथ खिलवाड़ करना बंद हो, ये निर्देश दीजिए। माननीय, आपसे प्रार्थना है कि डीओपीटी से कहिए कि उनके मंत्री से किस तरह की बातें बंद करें, क्योंकि वरना प्रशासन बेकार हो जाएगा। राम गोपाल जी, एसोसिएट पैट प्लीज सेंड सीट्स। जितेंद्र सिंह जी नहीं है ना? ठीक। तिरु गोकुल कृष्णन, गोकुल कृष्ण। Honorable Chairman, sir, the Union budget for 2021-22 has dealt. Sir, the Union budget for 2021-22 has dealt with a deadly blow to the expectations of the people of the Union Territory of Puducherry. Compared to the last year grant of 1,703 crores, the grant for the coming year is only 1,729 crores. It is just 1.5% increase only. I had been repeatedly pleading in this August House that at least a 10% increase should be given each year, considering the rising cost of prices and expenses. Already there is a grouse in the minds of the people that the central government is treating the people of Puducherry with a stepmotherly attitude. Don't make allegations. Sir, Make your session. It has become the a fashion. COVID-19 pandemic impacted the finances of the UT very badly. It had to mop up the resources beyond the budget estimates. The center had to come to the rescue for all the states by arranging loans to manage the COVID-19 situation. That being so, an increase of very meager amount of 20 rupees to 26 crores over the previous year will not anyway help Right. the Right. government to tide over the crisis. The demand for the writing of the legacy loan of rupees 2,200 crores, a special package for having run the Panchayat Raj institution from 2011-2016, the reimbursement of the pay commission arrears are already pending with the center. In this situation, we expect the center to extend a helping hand by an instant increase of the allocation of budgetary grant, Right. at least by 10% over the previous year grant. Thank you. Sri Kanakamada Ravindra Kumar. Thank you, sir, for giving this opportunity. The Visakhapatnam steel plant, that is Please. Nigam Limited, RINL. A foundation was laid in 1977 by the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi after prolonged agitation, and the plant was commissioned in 1992. The Vizag Steel built on the people's demand and sacrifice after Visakha Ukku Andhra Hakku agitation. To my knowledge, the Honorable Chairman also participated in that agitation. Around 64 villagers sacrificed their lands, 22,000 acres and properties, and approximately 16,000 people got displaced to build this plant. The present value of this plant is more than 2 lakh crores. Sir, the rationale and justification provided in the steel plant is losses that has been reported over last few years. Firstly, Visakhapatnam steel plant does not have any captive mines, and therefore it is forced to buy the raw material. The second reason is it is a professional PSU which reports operational profits. The company only started reporting losses in the last 4 years when it had paid the huge interest to service
debts. Thirdly, the entire industry is facing as iron ore costs, high freight costs, etc. Fourthly, finally, second, sound economic principles suggest that hasty disinvestment. Thank you. Sir, the Cabinet Committee Economic Affairs given in principle approval to disinvestment of the steel plant. The steel plant may run by corporate entity, even if it is the plant handed over to private company, the private company have to depend on the National Mineral Development Corporation instead of privatization. It may be directed to supply the iron ore to the Visakhapatnam steel plant. Right. Thank you. Srimati. No, thank you, Ravindra Kumar. You have to confine to time. Srimati. The people of Andhra Pradesh is demanding the center to withdraw its decision to disinvest. Right. The government share with ESP. The people are agitating for the last. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी सभापति जी लोकसभा। आपका बहुत बहुत आभार। प्रियंका जी मेरा सुझाव ये जी होगा सर, लोकसभा आप मैंने देखा बैठ के बोलिए। जी सर। हाँ। सर मैं आपके समक्ष एक बहुत गंभीर और अर्जेंट विषय लाना चाहती हूँ। मैंने 31 दिसंबर को माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी इस बारे में लिखा था। MV जगानंद और MV अनस्तासिया पे हमारे इंडियन सेलर्स फंसे हुए थे चाइना सी में और किसी तरीके की उनको मदद नहीं मिल रही थी। जगानंद में जो इंडियन सेलर्स थे वो वापस देश आ चुके हैं, पर जो MV अनस्तासिया में हैं वो अभी भी चाइना सी में हैं और वहाँ पर उनको वापस लाना मैं मानती हूँ हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने इसको हर मुद्दे पे हर पटल पे उठाया है। मैं आपके सामने इस मुद्दे को लाकर मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी, वो जुलाई 2020 से वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वापस देश लाया जाए। अच्छा है प्रियंका जी, मुद्दा महत्वपूर्ण है। श्रीमती वंदना चौहान, हाँ आप संक्षिप्त में रेस्पॉन्ड करें। ठीक, मंत्री जी। इशू उठाया है उसके संदर्भ में मेरी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगातार एम्बेसडर चाइना के साथ संपर्क में है। एक शिप के क्रू वापस आ गए हैं और शॉर्ट टाइम में इशू रिजोल्व हो जाएंगे और हमारा जो शिप हेरर बाकी है वो भी इंडिया में वापस आ जाएगा। वेरी गुड। श्रीमती वंदना चौहान, लोकसभा। हाँ बोलिए वंदना जी। Yes, sir. Thank you, sir. As a country, India and our Honorable Prime Minister have played a stellar role at the COP21 and made ambitious commitments at Paris. On the renewable energy front, sir, we are doing an exemplary job. It is now evident that we will exceed our commitments in the installation of solar energy. However, sir, we are seriously lagging on the front of creation of the additional carbon sink to sequester the 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030, so as to be in keeping with the internationally determined contributions. So there are several reports, due to paucity of time, I will not read them out. All these reports reveal, sir, that there is a major deficit and that we have a daunting task to achieve our targets. To reach the target of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by 2030, India will require 30 million hectares of land for afforestation. According to TERI, we have to densify the existing forests, which is a conservative approach, and it will achieve only 1/3 of the target. But the remaining 2/3, sir, will have to be achieved by afforestation of non-forest land. So forests is a concurrent subject, and therefore the efforts of the state governments is extremely important. Experts say that India has to double the rate of forest cover expansion. So I urge the government to push the states to do their bit, to encourage urban forests in the cities, which is mandated by the Schedule 12 of the 74th Amendment, to provide sufficient budgetary provision, to involve public sector, and last but not the least, sir, to urge that massive awareness program be taken to ensure that citizens understand the importance of forests as carbon sinks, and any interference with them will be treated as non-negotiable. Right, Thank you, sir. Right, Vandana ji, धन्यवाद. Sri Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. And RTI information has revealed shocking facts
that in Tamil Nadu there are 49 Kendriya Vidyalaya schools. In none of the schools there is not even a single Tamil teacher to impart Tamil education. On the contrary, Sanskrit and Hindi are compulsory. And a student, only if he gets through the Sanskrit language examination in the 6th, will be promoted to the 7th standard. Sir, this is totally injustice to the local students, rather the native language speaking. Please, please. Yes. This applies to all the other states also, sir. So it's a general issue, but I am bringing from the RTA fact information we have got from Tamil Nadu state. Sir, this is against the federal nature. And when these two languages are made compulsory, why not Tamil, sir? Sir, totally, sir, the people choose to study in Kendriya Vidyalaya school for two reasons. One is the good education important, and the fee collection is very low compared to the private schools. In this situation, poor students who are coming, if they are not deprived of teaching Tamil, sir, it is totally injustice. So I urge the Minister of Education that immediately Tamil should also be a compulsory language in all the Kendriya Vidyalaya schools in Tamil Nadu. Good. And also regional languages in the other states also, sir. Thank you very much. Right, Shiva. You associate. Balasubramanian associate. Associate, whoever want to associate, please send their names. This is a matter to be looked into by the HRD Ministry, Education Ministry. Sri Dr. Banda Prakash. Thank you, respected Chairman, sir. Sir, Pradhana Mantri Matsya Sampada Yojana. Time, It is announced in the July 2020. Sir, in that they wanted to double the income of the fishermen and create the employment and social and economic empowerment of the fishermen, sir. But as for the eligible beneficiaries of the criteria, big number is there. That only one place they have mentioned fisheries cooperative societies. Sir, in the country, we are having more than 32 to 34 lakhs registered fishermen. Yes. Note his name. Fishermen in the country, sir. But particularly in inland fisheries, the membership is linked with the area of spread of water resources, sir. That's why it is only 32 lakhs. Otherwise, it will be more than crores. In this regard, I request the first priority should be given to fishermen, sir. Second one, the subsidy also. Whatever the subsidy they are saying, for women 60%, men, others 40%, sir. As Telangana government, last time they are given to empower Mutrasi, Gangaputra, Besta, Gundla, Mudraj. What is your demand? I request them to enhance the subsidy to 75%, for women 80%, sir. Budget also they have given 20,050 crores, regularly announcing. Out of that only central share is 9,407, state share is 4,800. Right, please. I request to enhance the central budget to 20,000 crores. Thank you. Dr. Sasmit Patra, Odia. माननीय अध्यक्ष महोदय मते आज सुजोग देथिबार अनेक धन्यवाद। ओडिशार सर्वांगीन विकास पई अनेक कार्यक्रम हाथ को नबार अछि। मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक केंद्र सरकार को अनेक विषय देथिले मध्य अभी पर्यंत अनेक विषय पेंडिंग रही अनुमोदन पाई रही। जथा जदि आप देखिए श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुरी पाई स्थापना पाई माननीय मुख्यमंत्री कहिसंती सेटा मध्य पेंडिंग रही। जो प्रकार भाव में संबलपुरी कोसली एवं हो भाषा पाई अष्टम अनुच्छेद रे संविधान आसवार आवश्यकता रही सेटा मध्य पेंडिंग रही। महोदय 22 नुआ एम्स हॉस्पिटल आसथिले मध्य सैंक्शन होइथिले मध्य जो द्वितीय एम्स हॉस्पिटल ओडिशा रे आसवार आवश्यकता रही सुंदरगढ़ जिल्ला रे सेटा मध्य पेंडिंग रही। ओडिशा विधानसभा जेतले सर्वसम्मति क्रमे पारित करथिला ओडिशा विधान परिषद पाई सेटा मध्य पेंडिंग रही। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जेतले कहि आछंती जी दैव दुर्विपात रे ओडिशा शिकार होची एवं ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दवा कथा सेटा मध्य पेंडिंग रही। जदि आप देखिए 235 टी गाँव में आज पर्यंत टेलीकॉम रो सुविधा पहुँची पारि ना 70% ग्राम पंचायत रे बैंक रो सेवा नहीं
जो प्रकार भाव में कोल रॉयल्टी क्लीन एनर्जी सेस कोस्टल हाईवे विषय चर्चा रही मान्यवर मु कही मो कथा समाप्त करुच्ची जे मान्यवर मुख्यमंत्री बारंबार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिले आवेदन लिखिले अनेक गुच्छ पेंडिंग रही। धन्यवाद। ये अनुभव बता रहे हैं हम केवल 10 ही पूरा कर पाएंगे, इसलिए 15 मैंने अनुमति दिया, मगर देखेंगे आगे इसको समय को ध्यान में रख के सब सदस्य बोले तो ये संभव होगा। Honorable member has presented a wish list. One of the items on the wish list, which he described as pending, is the new airport, international airport at Puri. All I wish to tell the honorable member is that this has just come a few days ago, and we are doing it. So to describe it as long pending is not an apt description. So pending का ending हो रहा है। अच्छा है। Question